हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन में कवर करेंगे यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस समय आपको बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ना है, कुछ भी बाहर का नहीं पढ़ना है। तो हम लोग रिवीजन में सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो आपने पढ़ा है वो अब आपको रिकॉल हो जाए, वो चीज़ें आपको माइंड में फिर से आ जाए, रिवाइज हो जाए। तो आइए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आओ जरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है सबसे पहली बात कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्यों बोला है सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? वो बात आपको पता है, क्योंकि बिना सेल के बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं होता और बिना सेल के बॉडी का फंक्शन नहीं होता। तो जो सेल है एक बेसिक यूनिट है किसका? लाइफ का। तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन याद रखना है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बोलो क्लियर है, याद रहेगा। चलो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। किससे बने हैं बताओ? उसी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही मिलके बने और सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं, अगर ये ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि हम लोग। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद करो यहाँ पर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वो अकेले सर्वाइव करता है क्योंकि उसकी बॉडी में, लाइफ में उसके सेल ही एक है। तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है किसका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और ये लाइफ के सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ। बोलो क्लियर, याद रहेगा। तो चलो दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जो ये सेल से ही मिलके जो लाइफ बनी है, लाइफ दो टाइप की होती है, एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और ये अकेले एक ही सेल लाइफ के सारे फंक्शन खुद परफॉर्म करती है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट अ ट्रूली लिविंग। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है वो ट्रूली लिविंग नहीं होता है। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होता है। बोलो क्लियर, याद रहेगा। चलो आगे की हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल को बताया किसने, तो आपको याद होना चाहिए अगर सिर्फ सेल की डिस्कवरी पूछता है तो आपको बताता है रॉबर्ट हुक। लेकिन एनसीईआरटी में इसका मेंशन तो है नहीं। याद रखो, रॉबर्ट हुक ने जो सेल बताया था वो कौन सी सेल थी बताओ? वो डेड सेल थी। कौन सी सेल थी? वो डेड सेल थी। कहाँ पर बताया था? बोलो कॉर्क की सेल थी। बोलो याद है। लेकिन ये डेड सेल थी। आपसे जो पूछता है वो किसकी पूछता है? लाइव सेल का पूछता है। तो लाइव सेल किसने बताया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। ये जो लाइव है बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये लाइफ देता है तो हम किसकी बात करते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बात करते हैं। और उसी सेल के अंदर पाया जाता है कौन? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। तो चलो फिर से जरा याद करो, याद ही तो आपको करना है, इस समय रिवाइज कर रहे हैं आप, रिकॉल करना सारी चीजें। बताओ जरा, लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। उसके अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने। चलो आगे की हम बात करते हैं सेल थ्योरी। याद रखो, अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो याद रखना 1838 में एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटेनिस्ट थे, नाम था उनका क्या? मैथियस स्लाइडेन। तो याद रखो क्या? 1838 मैथियस स्लाइडेन कौन थे? ये जर्मन बोटेनिस्ट। किस पर स्टडी इन्होंने किया था वो तो बताओ? इन्होंने प्लांट पर स्टडी किया था, ऑब्जर्व किया था किस पर? प्लांट पर। और क्या बोला था? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो याद रखोगे, इनका कहने का मतलब यह था कि जितने भी प्लांट है वो किससे मिलकर बने बताओ? सेल से ही मिलकर बने हैं। तो 1838 में मैथियस स्लाइडेन ने कहा था, और ये कौन थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि सारे प्लांट जो है वो सेल से मिलकर बने हैं। एट अबाउट द सेम टाइम 1839, बताओ 1839 में कौन थे बताओ? 1839 में थे थियोडर स्वान। कौन थे बताओ जरा? 1839 में थियोडर स्वान। बताओ, थियोडर स्वान ये कौन थे? ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। आओ जरा देखते हैं। स्वान 1839 कौन थे जरा बताओगे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया था बताओ? इन्होंने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पर स्टडी किया था और इन्होंने बताया था कि एनिमल सेल के ऊपर ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होती है।
बोलो इन्होंने किस पर स्टडी किया? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पर स्टडी किया, याद रहेगा क्या? और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, किसने हाइपोथेसिस दी थी? स्वान ने। क्या हाइपोथेसिस दिया था, जरा आओ देखते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड based on his study on plant tissue that presence of cell wall is unique character of the plant. On the basis of this, इसी पर based Swan proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and product of cell. तो चलो जरा फिर से बताओ। 1838 में कौन? 1838 में मैथियस स्लाइडेन ने प्लांट पर स्टडी किया। एट अबाउट द सेम टाइम इन 1839 किसने? स्वान ने प्लांट और एनिमल दोनों पर स्टडी किया। उन्होंने कहा एनिमल की आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है। और उसके बाद इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये हाइपोथेसिस किसने दिया है? स्वान ने दिया। आपसे क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। और बाद में स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर क्या दे दिया? सेल थ्योरी। तो स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। बाद में उन लोगों ने मिलकर क्या दे दिया? सेल थ्योरी। लेकिन ये सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि नई सेल बनती कैसे है। दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells were formed। ये थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि नई सेल बनती कैसे है। तो याद रखना रुडोल्फ विर्चो। किसने भाई? रुडोल्फ विर्चो। याद रखोगे, रुडोल्फ विर्चो 1855। रुडोल्फ विर्चो 1855 इन्होंने क्या बोला? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। रुडोल्फ विर्चो ने स्लाइडेन एंड स्वान के सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था और फाइनल शेप दिया था। तो आपसे पूछेगा सेल थ्योरी किसने दिया था? ध्यान से सुनो, सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, लेकिन सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि नई सेल बनती कैसे है। नई सेल कैसे बनती है बात रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। कब बताया था? 1855 में बताया था। इन्होंने क्या कहा था? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो रुडोल्फ विर्चो ने स्लाइडेन एंड स्वान के सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, एक फाइनल शेप दिया था। तो आज हम लोग जो, तो याद रखना ये इन्होंने उसी के लिए एक टर्म यूज किया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। याद रखेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल कैसे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो याद रखेंगे रुडोल्फ विर्चो ने कोई नया काम नहीं किया था। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान के सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया था, मॉडिफाई किया था। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज। आज जो हम लोग सेल थ्योरी मानते हैं, तो बताओ आज जो हम लोग सेल थ्योरी मानते हैं, खाली स्लाइडेन और स्वान की बात है, रुडोल्फ विर्चो की भी अब बात है, रुडोल्फ विर्चो की भी बात है। दोनों लोगों को मिला के आज हम लोग सेल थ्योरी को मानते हैं। तो स्वान ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो क्या दिया था? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। उन्होंने बोला था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और बाद में रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला था? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्हीं दोनों चीजों को मिला के आज हम लोग सेल थ्योरी को मानते हैं। तो याद रखोगे आज जो हम लोग सेल थ्योरी मानते हैं वो क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरी बात ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बोलो याद रहेगा क्या? ये इतनी सी कहानी है। फिर से सुन लो, जरा ध्यान सुनना। अगर हम लोग बात करें सेल की, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बने हैं। अगर कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगा। और सेल से मिले हुए जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ यूनिसेलर और कुछ मल्टी सेलुलर है। जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो खुद अपने लाइफ के सारे फंक्शन खुद अकेले एक सेल पर परफॉर्म करती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग सेल जो हैं अलग अलग फंक्शन के लिए पाई जाती हैं। एक बात और याद रख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। अभी आगे एनसीईआरटी में आएगा। चलो उसके बाद हम लोगों ने कहा सेल थ्योरी बात पढ़ी। सेल थ्योरी में 3 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन? मैथियस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, रुडोल्फ विर्चो। तो बोलो जरा, अगर हम लोग बात करें मैथियस स्लाइडेन की, किस पर इन्होंने काम किया था? 1838 में प्लांट सेल पर काम किया था। 1839 में स्वान ने किस पर काम किया था? प्लांट और एनिमल दोनों पर काम किया था। और स्वान ने कहा था कि प्लांट के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। और स्वान ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि ऑल प्लांट एंड एनिमल, या हम बोले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन ये जो सेल थ्योरी थी बाद में स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर क्या दे दिया? सेल थ्योरी। और जो सेल थ्योरी थी ये नहीं बता पाई कि नई सेल बनती कैसे। नई सेल कैसे बनती है बात बताया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। आज हम लोग सेल थ्योरी को मानते हैं ये ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनिएगा,
ओवरव्यू ऑफ सेल में अगर हम लोग बात करें, इन्होंने कहा है कि आप कोई प्लांट सेल ले लो, कोई एनिमल सेल ले लो। प्लांट सेल में अगर कह रहे हैं कि मान लो हमने ले लिया कोई अनियन पील, अगर एनिमल सेल की बात करें कह रहे हैं ह्यूमन चीक ले लो, कहीं की भी सेल आप ले सकते हो, एक प्लांट सेल और दूसरी एनिमल सेल है। तो इन्होंने क्या कहा भैया कि प्लांट सेल में जो उन्होंने बताया था स्वान ने, प्लांट सेल में सेल वॉल होगी और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। अच्छा, अब सेल के अंदर ये कह रहे हैं सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या पाया जाता है, बोलो, न्यूक्लियस। तो कह रहे इसी न्यूक्लियस के बेस पर सेल दो टाइप की होती हैं। अगर सेल के न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप पाई गई तो ये सेल यूकैरियोटिक सेल है, अगर ये न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाई गई तो सेल प्रोकैरियोटिक सेल है। तो बोलो किस बेसिस पर, न्यूक्लियर इन्वेलप के बेसिस पर सेल कितने टाइप की हैं, दो टाइप की हैं। अगर न्यूक्लियर इन्वेलप पाई गई तो यूकैरियोट, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाई गई तो प्रोकैरियोट, जैसा कि आपको हमने बताया है यूकैरियोट्स। बोलो याद है क्या, यूकैरियोट्स। तो बोलो यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, आपको बताया है ना। और कैरियोट कहाँ से लिया गया है, कैरियन से लिया गया है। बोलो समझ आया क्या, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो बोलो क्या आपने पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स। बोलो प्रोकैरियोट्स में क्या पढ़ा है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, लेस डेवलप। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, लेस डेवलप, पढ़ा है ना, लेस डेवलप। और कैरियन कहाँ से लिया गया, बोलो वही न्यूक्लियस। कैरियोट का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। लेस डेवलप न्यूक्लियस, लेस डेवलप न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट है। तो चलो फिर से बताओ जरा, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के ही बेसिस पर सेल दो टाइप की हैं। अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप है तो वो यूकैरियोटिक सेल है, और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। इन्होंने कहा सेल के अंदर, जरा इधर देखो, इन्होंने कहा कि सेल के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। चलो न्यूक्लियर इन्वेलप हो या ना हो, ये है सेल मेम्ब्रेन। कौन है बताओ जरा, सेल मेम्ब्रेन। ये जो मटेरियल है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। कैसा है बोलो, ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। कह रहे हैं भैया इसी फ्लूइड मैट्रिक्स में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यूकैरियोटिक सेल में इसी न्यूक्लियस के जैसे और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनेल बोलते हैं या सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड एटसेट्रा। ये ढेर सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोट में पाए जाएंगे। क्यों, तो आपको हमने बताया न्यूक्लियस के बेसिस पर याद रखोगे। न्यूक्लियस कौन है, गार्जियन ऑफ द सेल। तो जिस सेल का जैसा गार्जियन होगा उसके सेल के ऑर्गेनेल भी वैसे ही पाए जाएंगे। तो बोलो न्यूक्लियर इन्वेलप किस में पाई जाती है, न्यूक्लियस के ऊपर, यूकैरियोट में। तो उसे हम क्या बोले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यूकैरियोट में है, वैसे ही मेम्ब्रेन बाउंड और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। बोलो क्लियर, क्योंकि प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और जिसका गार्जियन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं उसके अंदर ऑर्गेनेल भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जैसे कि राइबोसोम। तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। जैसे हम लोग बात करें सेंट्रोसोम, या हम बोलेंगे सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, क्योंकि दो सेंट्रियोल मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंट्रोसोम बनाते हैं। तो सेंट्रोसोम भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन ये किस में पाया जाता है, सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। तो ऐसे याद कर लो, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल लाइक यूकैरियोट डज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट। सही स्टेटमेंट है, समझ गए ना। लेकिन अगर बोले कि ऑर्गेनेल्स लाइक यूकैरियोट डज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट, ये गलत है, क्योंकि ऑर्गेनेल यूकैरियोट के जैसे प्रोकैरियोट में होते हैं, जैसे कि राइबोसोम। उसने सिर्फ ऑर्गेनेल का नाम लिया, लेकिन जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलेगा तो ये बात सही है। तो बोलो क्या याद रखोगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक यूकैरियोट डज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट। इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं। और अगर यहीं पर बोले सिर्फ ऑर्गेनेल लाइक यूकैरियोट, हाँ ऑर्गेनेल लाइक यूकैरियोट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट लाइक राइबोसोम, क्योंकि दोनों में होता है। तो ये मेम्ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो कि यूकैरियोट में होते वो प्रोकैरियोट में नहीं होते। लेकिन एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जैसे कि राइबोसोम, वो दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। और एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और कौन है, सेंट्रोसोम। कहाँ होगा, सिर्फ एनिमल सेल में, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। चलो इतनी सी कहानी जल्दी से हम लोग याद करते हैं।
इधर देखो भाई, जल्दी से यहाँ पर देखोगे क्या बोला कि अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करोगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करोगे, जैसे अनियन सेल ले लिया इन्होंने कहा, ह्यूमन की चीक ले लिया, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी कहाँ पर, एनिमल सेल में। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेलुलोज उसका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होगा। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसी के अंदर तो होता है, इसीलिए तो न्यूक्लियस गार्जियन ऑफ द सेल होता है। सेल दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट, वेयर एज द सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ये बात आपको पता है। चलो आगे। In both prokaryote and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities. क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो याद रहेगा। चलो आगे की बात करते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन की इट इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, मतलब कि उसी साइटोप्लाज्म में सारे फंक्शन होते हैं और उसको लिविंग स्टेट में रखते हैं। चलो, बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल आल्सो हैव द अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा, ये सारे पाए जाते हैं। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, फाउंड इन द ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट्स विद इन द सेल। बोलो याद रहेगा, राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल। तो कहाँ कहाँ याद रखोगे? विद इन द टू ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर विद इन पूछे कि कौन से ऑर्गेनल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और पूछे ऑन, तो ऑन कहाँ पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि राइबोसोम इसके अलावा दो ऑर्गेनल में भी पाया जाएगा। कहाँ कहाँ? क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल एनिमल सेल कंटेन अनदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो कहाँ पर होगा? सिर्फ एनिमल में होगा। चलो भैया, सेल की कह रही है साइज अलग अलग होती है, शेप अलग अलग होती है, तो आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है विदाउट सेल वॉल, इसका साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। लेकिन याद रखना माइकोप्लाज्मा इसी का एक टाइप है पीपीएलओ, और पीपीएलओ यहाँ पर देखो डायग्राम में दिया होगा इन्होंने, यहाँ पर देखो जरा, इन्होंने दिया होगा ये, यहाँ पर देखो जरा, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, ये भी एक तरह का क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा डायरेक्ट दे रहा है 0.3 माइक्रोमीटर लगाओगे, और पीपीएलए तो दिया जबकि वो भी माइकोप्लाज्मा ही है, तो 0.1 भी लगा सकते हो, दोनों एक साथ नहीं देगा, याद रखना 0.1 माइक्रोमीटर। चलो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बैक्टीरिया की, तो कह रहे बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर। यहाँ पर दिया टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो अगर किसी टिपिकल बैक्टीरिया ऐसे पूछे तो बोलो 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। अब पूछे बैक्टीरिया हो सकता है तो 3 से 5 भी हो सकता है। कहीं पर अगर 2 से 5 दिया है तो वो भी गलत है, सही, वो भी सही है, गलत नहीं है। और जरा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से देखना, बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है बताओ? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। बोलो याद रहेगा क्या? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी कितना होता है? 7.0, मतलब कि 7 माइक्रोमीटर, ये आरबीसी होता है, समझ गए ना, डायमीटर में होता है। नर्व सेल जो है ये क्या है? बोलो लॉन्गेस्ट सेल है। चलो, सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, सेल का शेप भी अलग अलग होता है। कौन से शेप होते हैं? डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, ये सारे शेप होते हैं। चलो, शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। याद रखोगे, सेल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है किस पर? उसके फंक्शन पर। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है डिपेंड करता है किस पर करता है? उनके फंक्शन पर। चलो आगे की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुनना, कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आएगा जल्दी बताओ? बैक्टीरिया आएगा, साइनोबैक्टीरिया आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा, पीपीएलओ आएगा। वैसे साइनोबैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया है, पीपीएलओ एक तरह का माइकोप्लाज्मा है, लेकिन आप डायरेक्ट याद कर लो कौन कौन आएगा प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलोगे, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। बोलो क्लियर? अगर हम शेप के बेसिस पर बात करें, शेप के बेसिस पर जो बैक्टीरिया है वो कितने टाइप के हैं बताओ? 4 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? और जरा देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से टाइप पढ़े हो भैया, जल्दी बताओ। दे में बी वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस, रॉड लाइक। चलो जरा हम यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो भाई, यहां पर देखते जाओ जल्दी जल्दी से। कैसा पढ़े हो? पहला स्फेरिकल पढ़े हो, स्फेरिकल पढ़े हो,
रॉड शेप पढ़े हो, और बताओ कौन सा पढ़े हो, कॉमा शेप पढ़े हो, कॉमा शेप, और कौन सा पढ़े हो बताओ, स्पाइरल पढ़े हो, स्पाइरल, और सबका नाम जल्दी जल्दी बताओ। स्फेरिकल का क्या पढ़े हो, कोकस, प्लूरल क्या होता है बताओ, कोकाई। रॉड शेप का क्या पढ़े हो जल्दी बताओ, बेसिलस, बेसिलस, प्लूरल क्या होता है, बेसिलाई। कॉमा शेप का क्या पढ़े हो, विब्रियम, प्लूरल क्या होता है जल्दी बताओ, विब्रियो। स्पाइरल का क्या पढ़े हो, स्पाइरिलम, 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 प्लूरल क्या होता है, स्पाइरिला। ये सारे यहाँ पर याद कर लोगे, ठीक है ना, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कॉमा शेप, स्पाइरल, स्पाइरिलम। बोलो क्लियर, ये सारे याद होने चाहिए। चलो आगे की हम लोग बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंडामेंटली सिमिलर होता है, जबकि इनका शेप और जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। तो प्रोकैरियोटिक, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगभग सिमिलर है, जबकि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होता है। चलो, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आओ जरा हम यहीं पर बताते हैं, जल्दी से ध्यान से सुनना। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाई जाती हैं, इसी डायग्राम से तुम्हें सब समझ जाना है, इसी डायग्राम से तुम्हें सब समझ जाना है। इधर देखो जरा, अगर हम किसी प्रोकैरियोट की बात करें, किसी प्रोकैरियोट की बात करें, ऐसे देखते जाना, ये इसी सेल से हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ये देखो, किसी बैक्टीरिया में ये 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर हैं जल्दी जल्दी बताओ। सबसे आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट कौन होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। चलो उसके बाद हम लोग बात करें कौन होती है बताओ, सेल वॉल, कौन होती है, सेल वॉल। उसके नीचे कौन होती है बताओ, सेल मेम्ब्रेन, कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन। और ये सारी तीनों लेयर मिलके क्या काम करती हैं बताओ, ध्यान सुनना। वैसे तो इन तीनों लेयर का अलग अलग फंक्शन है, डिस्टिंक्ट फंक्शन है, लेकिन ये तीनों मिलके एक साथ प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। तो आपसे पूछेगा, वैसे तीनों लेयर का अलग अलग काम, लेकिन एक साथ मिलके प्रोटेक्टिव यूनिट का काम कर रही हैं। चलो जरा आगे हम लोग बात करें। इसका यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस कैसा होगा बोलो, इनका ये इस तरह का क्या होगा बताओ जरा, ये इनका न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस कैसा होगा बोलो, नेकेड होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा इसका, नेकेड होगा। याद रखोगे, न्यूक्लियस कैसा होगा, नेकेड होगा। अच्छा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस की जो तुम क्रोमोसोम की पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जेनेटिक्स में पढ़े हो ना, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। तो कहीं अगर आपसे पूछ ले प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस, हाँ वही न्यूक्लियोइड है, क्योंकि वो कवर्ड नहीं होता, वो पैक्ड होता है ऐसे ही। चलो इसके अलावा इनमें प्लाज्मिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताओ, प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड के लिए क्या पूछेगा, स्मॉलर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में स्मॉलर सर्कुलर, याद रखोगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हो, प्लाज्मिड बोलते हो। ये सब कहाँ है बताओ, साइटोप्लाज्म के अंदर है। अच्छा और देखो यहाँ पर राइबोसोम भी होगा, राइबोसोम भी होगा जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। चलो अगर हम यहाँ पर बात करें, राइबोसोम के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रेन्यूल पाए जाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी। ये पूरा इसी स्ट्रक्चर पूरा प्रोकैरियोट हो जाएगा, इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। अच्छा और बताओ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा और क्या क्या पाया जाएगा। इसका न्यूक्लियस है, इसका प्लाज्मिड है, राइबोसोम क्योंकि ऑर्गेनेल तो एक ही है, राइबोसोम पाया गया, इंक्लूजन बॉडी पाई गई। अच्छा यहाँ पर इसका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग अंदर की तरफ होती है, जिसे नाम क्या देते हो, मीजोसोम। क्या नाम देते हो, मीजोसोम नाम देते हो। बोलो क्लियर। और यहाँ पर देखो जरा, अगर ये बैक्टीरिया इसी में साइनोबैक्टीरिया हो गया तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे यहाँ पर पाया जाएगा जिसे क्या बोलोगे, क्रोमेटोफोर। क्या बोलोगे, क्रोमेटोफोर। तो बोलो क्रोमेटोफोर कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। मीजोसोम कहाँ पाया जाएगा, बैक्टीरिया में पाया जाएगा। अच्छा यहीं पर तुम ये भी तो पढ़े हो कि यहीं पर अगर ये मोटाइल होगा तो फ्लैजिला भी तो पाया जाएगा। अगर ये मोटाइल होगा तो फ्लैजिला भी तो पाया जाएगा। चलो इसी कलर से बना रहे भाई, फ्लैजिला भी तो पाया जाएगा। चलो बताओ, और फ्लैजिला के कितने पार्ट है जरा बताओ, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अच्छा यहीं से अब तुम बताओ, यहीं से ऐसे इसके अलावा ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसे फिम्ब्री भी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री।
देखो इसे क्या बोलते हो, फिम्बरी। सारे स्ट्रक्चर इसी में बताएंगे। और अच्छा बताओ, यहाँ पर ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है जिसे क्या बोलोगे, पिलाई। जिसे क्या बोलोगे, पिलाई। आओ जरा देखते हैं कितने स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। ध्यान से सुनना, चलो ध्यान से सुनो। प्रोकैरियोट्स में अगर हम इनके यूनिक फीचर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो नेकेड होता है, कवर्ड नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। और जिसमें प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में होगा, कुछ में होगा, कुछ में होगा। याद रखना ये सारी चीजें, सारे बैक्टीरिया में नहीं होगा, कुछ में होगा। और जिसमें पाया जाएगा प्लाज्मिड, वो उस बैक्टीरिया को यूनिक फीचर प्रोवाइड करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करेगा। तो बताओ, प्लाज्मिड सब में पाया जाएगा, कुछ में पाया जाएगा, कुछ में पाया जाएगा। जिसमें पाया जाएगा उसको यूनिक फीचर प्रोवाइड करेगा। कैसा यूनिक फीचर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना देगा उस बैक्टीरिया को, और प्लाज्मिड वेक्टर का भी काम करता है। चलो दूसरी बात, ये जो मीजोसोम है, बताओ मीजोसोम क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे हम इनफोल्डिंग बोलते हैं, ये क्या है बताओ, मीजोसोम। क्या क्या काम करता है, यहीं पर सारे फंक्शन बता दे रहे हैं, बोलो। मीजोसोम वेसाइकल के फॉर्म में हो सकता है, लैमेली के फॉर्म में हो सकता है, टिब्यूल के फॉर्म में हो सकता है, पढ़े हो ना। और इस मीजोसोम का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन कराना होता है, एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन कराएगा तो एंजाइम चाहिए, रेस्पिरेशन कराना होता है, एंजाइमेटिक कंटेंट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेक्रेशन में हेल्प करता है। याद रखो, क्या सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। क्या क्या काम करता है, याद करो फिर से। मीजोसोम का काम सेल वॉल फॉर्मेशन है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है, रेस्पिरेशन कराना है। रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम कंटेंट भी यहीं पर प्रेजेंट होंगे, बोलो याद रहेगा। डीएनए डुप्लीकेशन कराता है, सेल का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, ये सेक्रेशन कराता है। ये सारे काम किसका है, मीजोसोम का है। किस किस फॉर्म में हो सकता है, वेसाइकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल के फॉर्म में, लैमेली के फॉर्म में। और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं, क्रोमैटोफोर। और क्रोमैटोफोर पर बेटा पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमैटोफोर पर पिगमेंट पाया जाता है। और ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन मीजोसोम फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है। चलो, तो क्रोमैटोफोर सब में पाया जाएगा, नहीं साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा। चलो जरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला यूकैरियोटिक फ्लैजिला से कुछ अलग होता है। फ्लैजिला के कितने पार्ट हैं जरा बताओ, हुक, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। और फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट होता है, फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। चलो हम फिम्बरी की बात करें तो ये फ्लैजिला है भैया, ये फ्लैजिला है, ये फिम्बरी है और ये पिलाई है। और इन तीनों को बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस से निकलते हैं। कभी आपसे पूछ रहे सरफेस स्ट्रक्चर में कौन कौन आएंगे, फ्लैजिला आएगा, फिम्बरी आएगा, पिलाई आएगा। और फ्लैजिला का काम किस में है, मोटेलिटी में है, लेकिन फिम्बरी और पिलाई का काम मोटेलिटी में नहीं है। नो रोल ऑफ फिम्बरी एंड पिलाई इन मोटेलिटी। मोटेलिटी में फिम्बरी और पिलाई का कोई रोल नहीं है। फिम्बरी का काम है सरफेस से अटैच कराना, किसी बैक्टीरिया को किसी स्ट्रीम में किसी सरफेस से पकड़ने के लिए काम करता है। तो फिम्बरी किस में काम करेगा, अटैचमेंट में काम करेगा। पिलाई किस में काम करेगा, पिलाई जो है इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करेगा। हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया नहीं, अलग से तुम्हें आए तो याद रखना, ठीक है ना। फिम्बरी और पिलाई और फ्लैजिला तीनों सरफेस स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला मोटेलिटी में हेल्प करेगा, फिम्बरी अटैचमेंट में हेल्प करेगा, पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। फिम्बरी और पिलाई का मोटेलिटी में कोई रोल नहीं है, हालांकि ये तीनों सरफेस स्ट्रक्चर हैं। बोलो याद रहेगा क्या, पिलाई जो है वो ट्यूब लाइक होता है, फिम्बरी जो है वो ब्रिसल लाइक होता है। कैसा होता है बोलो, ब्रिसल लाइक होता है। इतनी कहानी याद रहेगी। ये कंप्लीट हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल। इसी प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर राइबोसोम तो है ही है और इंक्लूजन बॉडी। तो अगली हेडिंग कौन आती है, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। बताओ राइबोसोम कैसा होगा प्रोकैरियोट का, 50s, जिसकी यूनिट क्या होगी 50 और 30s। एक लार्जर यूनिट कौन है 50, स्मॉलर यूनिट कौन है 30। बाकी आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है कौन, राइबोसोम। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी क्या करता है, इंक्लूजन बॉडी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। याद करना यार, प्रोकैरियोट में नॉन मेम्ब्रेन ही होगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। याद रखोगे, फूड स्टोरेज का काम करता है। जिस तरह का फूड स्टोर करेगा उसी तरह का इसका नाम होगा। जैसे आपने पढ़ा इंक्लूजन बॉडी का नाम, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। फॉस्फेट स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल है, समझ गए ना। और एक पाया जाता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किस में होगा, साइनोबैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल किस में होगा, साइनोबैक्टीरिया में। इतनी कहानी याद रखोगे क्या इनकी, ये है, याद रहेगा।
बोलो जल्दी बताओ, याद रहेगा क्या? अच्छा, इसी पे हेडिंग एक दिया है इन्होंने, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सारी हेडिंग बता रहा हूँ, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। और जरा उसकी हम लोग बात करते हैं। बैक्टीरिया में 3 लेयर पाई जाती है, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स, बीच में सेल वॉल और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन। बोलो क्लियर? वैसे तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन एक साथ मिलकर प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। चलो, तो हम ग्लाइकोकाइलिक्स की बात करते हैं, फिर सेल वॉल पर आएंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पर आएंगे। एक एक करके आगे बढ़ें क्या? ग्लाइकोकाइलिक्स 2 रूप में प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोकाइलिक्स की थिकनेस, ग्लाइकोकाइलिक्स का कंपोजिशन अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग पाया जाता है। चलो हम आगे की बात करते हैं, ध्यान से सुनना भैया। अगर देखो ये जो चलो ये देखो, ये है सेल वॉल। चलो ये है सेल वॉल, अरे इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी ना, ये सेल वॉल है। अगर सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकाइलिक्स ऐसे प्रेजेंट है, ये थिक है, ग्लाइकोकाइलिक्स ऐसे थिक है, तो इसको नाम देंगे कैप्सूल। क्या नाम देंगे जल्दी बताओ? इसको नाम देंगे कैप्सूल। क्या नाम देंगे? कैप्सूल। और अगर ये सेल वॉल है और सेल वॉल के ऊपर ये ग्लाइकोकाइलिक्स ऐसे है, ऐसे प्रेजेंट है, ये भी ग्लाइकोकाइलिक्स है, तो इसका नाम क्या होगा? बोलो स्लाइम लेयर। क्या नाम होगा? बोलो स्लाइम लेयर। तो क्या याद रखोगे? अगर ग्लाइकोकाइलिक्स रिजिड है, टफ है, थिक है, तो ग्लाइकोकाइलिक्स का नाम कैप्सूल होगा। अगर ये लूज शीथ के फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर होगा। लूज शीथ के फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर होगा। ये कहानी हो गई खत्म, किसकी? ग्लाइकोकाइलिक्स की। चलो दूसरी बात किसकी करते हैं? सेल वॉल की करते हैं। तो कह रहे भैया ये सेल वॉल के बेसिस पर, सेल इन्वेलप के बेसिस पर, स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पर बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। कैसे होते हैं? मान लो यहाँ पर ये हमने ले लिया, ये ढेर सारे बैक्टीरिया हमने ले लिया और इनको क्या किया गया? बोलो, इनको कलर किया गया। क्या किया गया? कलर किया गया। कैसे? क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट कलर से इनको क्या किया गया? कलर किया गया। तो कलर करने के बाद देखो क्या होगा, ये जितने भी बैक्टीरिया थे, ये सारे के सारे बैक्टीरिया कलर हो जाते हैं। इनके अंदर कलर भर दो, ये सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं? कलर हो जाते हैं। ऐसे कलर हो गए। कलर करोगे तो कलर ही तो होंगे। अब उसके बाद क्या किया गया? इनको डी स्टेन किया गया। अभी स्टेन कर रहे थे किससे? क्रिस्टल वायलेट से। फिर इनको डी स्टेन किया गया। बोलो डी स्टेन किया गया। इनको वॉश किया गया। वॉश करने के बाद क्या हुआ? वॉश करने के बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें कलर रह गया और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनका कलर खत्म हो गया। देखो, कुछ में ऐसे कलर रह गया और कुछ में ऐसे कलर खत्म हो गया। जिसमें कलर रह गया, बोलो जल्दी बोलते जाओ भाई, जिसमें कलर रह गया इन्हें क्या नाम दिया? ग्राम पॉजिटिव नाम दिया, ग्राम पॉजिटिव। और जिसका कलर खत्म हो गया उसे ग्राम नेगेटिव नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहे थे क्रिश्चियन ग्राम। किसने क्यों काम कर रहा था? क्रिश्चियन ग्राम। तो जिसमें कलर रह गया उसे ग्राम पॉजिटिव बोला, जिसके कलर चला गया उसे ग्राम नेगेटिव बोला। बोलो याद रहेगा क्या? तो ध्यान से सुन लो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रोसीजर बाय ग्राम विच, याद रखोगे ग्राम विच ने जो स्टेन किया था, या ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल आपसे पूछेगा तो याद रखना कितने टाइप के हैं बैक्टीरिया? 2 टाइप के। एक होता है ग्राम नेगेटिव और एक होता है ग्राम पॉजिटिव। तो बोलो क्या किया? ध्यान से सुनो। इन्होंने क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया? बैक्टीरिया लिया एक स्लाइड पर, इन्होंने उसको स्टेन किया, कलर किया क्रिस्टल वायलेट से, फिर इसको डी स्टेन किया, मतलब उसको वॉश किया। वो तो ये जब कलर किए थे सारे बैक्टीरिया कलरफुल हो गए, फिर जब डी स्टेन किया, वॉश कर दिया, तो कुछ बैक्टीरिया के कलर चले गए, उन्हें ग्राम नेगेटिव बोला, कुछ बैक्टीरिया में कलर रह गए, उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोला। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल की। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, टफ स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग होता है, ये अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल की एंट्री को रोकता है, याद रखोगे। और सेल वॉल प्लांट सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। क्यों? बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, क्योंकि सेल वॉल है, रिजिड थिक होती है। अगर यहीं पर कोई एनिमल सेल क्वेश्चन आता है ना कि अगर किसी प्लांट सेल किसी एनिमल सेल को डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया जाए, बहुत सारे बैक्टीरिया पड़ते प्लांट पर, किस कैसे आ गए? अरे प्लांट सेल में तो होता है ना सेल वॉल। तो कह रहे हैं किसी प्लांट सेल को किसी एनिमल सेल को डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिया जाए तो बोलो प्लांट सेल जो है बर्स्ट नहीं होती, एनिमल सेल बर्स्ट हो जाती है। तो वो बर्स्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके सेल मेम्ब्रेन को ज़्यादा फैलने नहीं देता। कौन? सेल वॉल। चलो ध्यान से सुनो। ग्लाइकोकाइलिक्स हुआ, ग्लाइकोकाइलिक्स के बाद कौन हुआ? बोलो सेल वॉल हुआ। कैसा होगा सेल वॉल? याद रहेगा। और तीसरी लेयर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भैया चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट, सब में एक जैसी पाई जाती है। चलो ध्यान से सुनो, इतनी सी कहानी है यहाँ पर। देखो, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए,
माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रोकैरियोट में सेल वॉल पाई जाती है। चलो, द फ्लूइड मैट्रिक्स कौन होता है? साइटोप्लाज्म होता है। देयर इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल इसका कैसा होगा? नेकेड होगा, कवर नहीं होगा। बोलो याद रहेगा क्या? कह रहा है इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, मतलब जीनोम जो न्यूक्लियस का डीएनए है उसको छोड़ के, उसके अलावा मेनी, तो बोलो जो जीनोम वाला डीएनए वो कैसा होता है? जल्दी बताओ। सिंगल होता है क्रोमोसोम, सर्कुलर डीएनए होता है। मेनी बैक्टीरिया है स्मॉल सर्कुलर, तो सब में नहीं पाया जाएगा, कुछ में स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। बोलो क्लियर? प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, कुछ यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। जैसे क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एंड ऑल्सो एक्ट एज वेक्टर। बोलो याद रहेगा क्या? डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, मतलब कि वेक्टर का काम करता है। बोलो याद रहेगा क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, बोलो पाए जाएंगे। नो ऑर्गेनेल लाइक वन इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। भैया अगर राइबोसोम को देख लिया जाए वो दोनों में होता है, बाकी कोई ऑर्गेनेल, नो ऑर्गेनेल लिखा है। अगर यहीं पर बोल दे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो बात सही हो जाएगी। चलो, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन बॉडी क्या करेगा? बोलो फूड स्टोर करेगा, बता दिया। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, और एक होता है गैस वैक्यूल जो कि साइनोबैक्टीरिया में होता है। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, और ये क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है। चलो आगे की बात करते हैं, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो भैया सेल इन्वेलप में आपको बता दिया कौन कौन से लेयर, जरा ध्यान से सुन लो। सेल इन्वेलप, द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकाइलिक्स, इनके बारे में आपको बता दिया है। उसके बाद सेल वॉल एंड द सबसे लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो याद रहेगा? ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, वैसे तो ये तीनों अलग अलग काम करती हैं, बट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, लेकिन एक साथ मिलकर प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ different in cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure developed by क्रिस्टियन ग्राम। ये कैसे रिस्पॉन्स कर रही है क्रिस्टियन ग्राम का जो स्टेनिंग प्रोसीजर, उसके बेस पर या सेल इन्वेलप के बेसिस पर? कितने टाइप की? 2। कौन कौन भैया? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अभी क्या होती है आपको पता है। ग्लाइकोकाइलिक्स जो है वो डिफर होता है कंपोजिशन में और थिकनेस में। अगर वो बोलो लूज शीट के फॉर्म में है तो क्या बोलोगे? स्लाइम लेयर, और अगर वो बोलो थिक और टफ है तो क्या बोलोगे? कैप्सूल। बाकी आपको बता दिया है। सेल वॉल जो है वो डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, मतलब बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से या कोलैप्स होने से बचाता है। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में सेम होती है। चलो, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मीजोसोम। मीजोसोम देखो किस किस फॉर्म में हो सकता है, अभी बताया था। ट्यूब्यूल के फॉर्म में, लैमेले के फॉर्म में और वेसाइकल के फॉर्म में हो सकता है। इसका फंक्शन भी बताया है यार। इसका फंक्शन क्या क्या बताया यहाँ पर देखते जाओ जल्दी जल्दी। फंक्शन क्या क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन कराएगा, डीएनए रेप्लिकेशन कराएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल कराएगा, बोलो रेस्पिरेशन कराएगा, सेक्रेशन कराएगा, रेस्पिरेशन के और उसके बाद इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। एंजाइमेटिक कंटेंट इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर मेम्ब्रेन, तो याद रखोगे साइनोबैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटोफोर पाए जाते हैं विच कंटेन पिगमेंट और हेल्प इन फोटोसिंथेसिस के आगे आपको हमने लिखवाया है। बोलो सही है? तो ये क्रोमैटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मीजोसोम हेल्प नहीं करता। क्रोमैटोफोर पाया जाता है खाली साइनोबैक्टीरिया में। चलो भैया, इनके अलावा बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, और अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला पाया जाएगा, और फ्लैजिला पाया जाएगा तो इसके पार्ट कितने होंगे? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। और इसमें लार्जेस्ट कौन होगा बताओ? लॉन्गेस्ट कौन होगा? फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट होगा। बोलो याद रहेगा क्या? कहानी आपको पता है। उसके बाद इसके अलावा जरा देखो, बिसाइड फ्लैजिला इसके अलावा पिलाई और फिम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर। तो सरफेस स्ट्रक्चर तीनों हैं, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री, अभी आपको बताया था। चलो, पिलाई जो है इलोंगेटेड ट्यूबुलर होता है, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, एक सर स्पेशल प्रोटीन होती है, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। फिम्ब्री जो है स्मॉलेस्ट ब्रिसल लाइक होता है, और किस में हेल्प करेगा? स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सम बैक्टीरिया, दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक, स्ट्रीम, ऑल्सो द होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू से भी जुड़ने में हेल्प करेगी। राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम जल्दी बताओ, राइबोसोम क्या होती है भैया? राइबोसोम जरा देखो, राइबोसोम 50S होगी, 50S होगी, साइज क्या होगी? 15 nm बाई 20 nm इन साइज। अच्छा,
कैसी होगी बताओ, 80s होगी। राइबोसोम कैसी होगी, 80s। दो यूनिट है, कौन कौन सी बताओ, लार्जर और स्मॉलर, 50s एंड 30s। बोलो याद रहेगा, ये लार्जर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। चलो कहानी खत्म। अच्छा, अगर कई राइबोसोम, अब ये आपने पढ़ा है, ट्रांसलेशन पढ़ा है ना, कई राइबोसोम ऐसे, ये इसकी दोनों यूनिट हैं और ये क्या है बोलो, mRNA। ये क्या है बोलो, mRNA। ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो याद होगा, अब रिवीजन कर रहे हो। एक सिंगल mRNA पर ऐसे ढेर सारी राइबोसोम अटैच हो जाएं तो इसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, याद रखोगे। मेनी राइबोसोम अटैच्ड विद अ सिंगल mRNA, एक mRNA जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। यहां पर देखो जरा, अ सिंगल mRNA, several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome या polysome। बोलो क्लियर। राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ये जो पॉलीसोम का राइबोसोम है ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। चलो, इंक्लूजन बॉडी फूड स्टोरेज का काम करती है। रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म इंक्लूजन बॉडी। कौन कौन से होते हैं, देखो ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, कोई मेम्ब्रेन इन पर नहीं पाई जाती है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, और एक गैस वैक्यूल पाई जाती है कहाँ पर बोलो, ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिसे हमने बोला सल्फर साइनोबैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। कौन, गैस वैक्यूल। चलो, प्रोकैरियोट की कहानी खत्म। आगे है यूकैरियोटिक सेल। तो चलो बताओ, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आएगा, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आएगा, मोनेरा को छोड़कर, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमैलिया, ये सारे आएंगे। ये कह रहे हैं कि सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, दोनों यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट में सेल वॉल है। एनिमल में सेंट्रोसोम है, प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं है। प्लांट में वैक्यूल है, एनिमल में वैक्यूल नहीं है। प्लांट में प्लास्टिड है, एनिमल में प्लास्टिड नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बोलो याद रहेगा क्या, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, याद रखना। ऑल, यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, सारी सेम नहीं है, बिकॉज प्लांट एनिमल सेल आर डिफरेंट एंड द फॉर्मर पजेज, मतलब प्लांट सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसमें कौन कौन आएगा जरा बताओ, मोनेरा को छोड़ के सारे आएंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। किसकी, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं, हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सब में पाई जाती है और सब में एक जैसे पाई जाती है। चलो कह रहे भैया, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन का पता तब चला आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। तो ये बात आपको पता है, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद, और उसी समय स्टडी चल रही थी किस पर, ह्यूमन के आरबीसी पर। तो उसी ह्यूमन के आरबीसी पर स्टडी करने के बाद हमको ये पता चला कि मेम्ब्रेन में क्या क्या पाई जाती है। तो चलो जरा, अगर हम मेनली सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मेनली बोला है, मेनली, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है ना। तो अगर पूछे कि मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन पाई जाती है, हाँ सही है, लेकिन मेनली क्या होता है, मेनली होता है फैट एंड प्रोटीन, मतलब लिपिड एंड प्रोटीन। और जो यहाँ पर लिपिड पाई जाती है वो फॉस्फोलिपिड होती है। कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। और फॉस्फोलिपिड के साथ साथ एम्फीपैथिक लिपिड होती है। कैसी लिपिड होती है, एम्फीपैथिक, एम्फीपैथिक लिपिड होती है। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है बोलो जरा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होती है। हाइड्रोफिलिक भी होती है, हाइड्रोफोबिक भी होती है। तो बोलो हाइड्रोफिलिक कौन होती है, हेड, और हाइड्रोफोबिक कौन होती है, टेल। बोलो सही है कि नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हेड और टेल इसमें दोनों पाए जाते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इसे क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक लिपिड बोलते हैं। और इसमें जो लिपिड होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है, बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दो लेयर में प्रेजेंट होती है। बोलो सही है क्या। तो लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। अब चलो जरा भैया, ये कहानी पढ़े हो क्या, चलो ये कहानी पढ़े हो, ये इस तरह से जल्दी जल्दी बताते जाएं। चलो ये इस तरह से पढ़े हो स्ट्रक्चर, ये बोलो ये दो लेयर के फॉर्म में है, बाई लेयर के फॉर्म में है। ये कौन है बताओ, हेड, और ये कौन है बताओ, टेल। ये कौन है बताओ, हेड, और ये कौन है बताओ, टेल। तो हेड कहाँ है बोलो, पोलर होता है, बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड होता है। और टेल जो है वो नॉन पोलर होती है, अंदर की तरफ होती है।
तो चलो हेड और टेल ये दो पार्ट होते हैं, ये बाई लेयर के फॉर्म में होती है। आओ जरा देखते हैं। हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफिलिक होती है कौन? हेड। हाइड्रोफोबिक टेल होती है। टूवर्ड्स द इनर्स पार्ट अंदर की तरफ होती है। दिस इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड, ये भी याद रखना, टेल किसकी बनी है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी है। प्रोटेक्ट होती है एक्वस इन्वायरमेंट से, पानी से बच जाती है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाई जाती है। बाद में कह रहे हैं लेटर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। चलो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, तो रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड अलग अलग होती है, वेरी करती है, अलग अलग मेम्ब्रेन में अलग अलग होती है, डिफरेंट सेल टाइप में अलग अलग। जैसे इन ह्यूमन बीइंग मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अगर हम लोग बात करें तो 52% प्रोटीन होती है एंड 40% लिपिड होती है। कहाँ पर? आरबीसी की मेम्ब्रेन में, लेकिन सब में अलग अलग होगी, याद रखना। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स, कह रहे हैं कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन से प्रोटीन को कैसे निकाल सकते हैं, इस बेस पर कितनी टाइप की है? दो टाइप की, एक होती है पेरीफेरल और एक होती है इंटेग्रल। पेरीफेरल कौन सी है? इधर देखो, पेरीफेरल यहाँ पर होती है, पेरीफेरल जो है वो यहाँ पर होती है, कहाँ? मेम्ब्रेन पर। लेकिन जो इंटेग्रल होती है वो कहाँ होती है? मेम्ब्रेन के अंदर धसी होती है। जो इंटीग्रेटेड होती है वो कुछ तो ऐसे होती है पार्शियली बरीड और कुछ ऐसे होती है टोटली बरीड। बोलो पढ़ा है ना? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज पेरीफेरल एंड इंटेग्रल। जो पेरीफेरल है वो तो पेरीफेरी पर है, जो इंटेग्रल है वो मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है, इंटीग्रेटेड बोलते हैं। दो टाइप की है, एक पार्शियली बरीड और एक टोटली बरीड। चलो आगे की हम लोग बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेग्रल, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई, एंड पेरीफेरल। पेरीफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन while the integral protein are partially और totally buried in the membrane, या तो पार्शली या तो टोटली मेम्ब्रेन के अंदर धसी होती है। चलो आगे की बात करते हैं भैया, आगे की बात करते हैं। एज इंपॉर्टेंट मॉडल, बहुत सारे मॉडल आए हैं यार, किसके लिए? बहुत सारे मॉडल आए हैं मेम्ब्रेन के लिए, आपको हमने बताया है। कौन कौन से मॉडल? आपको सैंडविच मॉडल बताया है, बोलो सही है कि नहीं? आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बताया है, लेकिन वो सब आपको पढ़ना नहीं। एक ही मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन के लिए। वो कौन सी मॉडल है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सी मॉडल है बताओ? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने दिया था बताओ? सिंगर एंड निकोलसन ने। बताया था कब? सिंगर एंड निकोलसन। इनका पूरा नाम भी लिखा था क्या? SJ सिंगर एंड GL निकोलसन। इसी के ऊपर आपने लिखा भी है क्या? हाँ लिखा होगा, SJ सिंगर एंड GL निकोलसन। कब? 1972 में। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस quasi-fluid nature of the lipid enable the lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as fluidity. आपको बताया था कि अगर ये मेम्ब्रेन है, इधर देखो, अगर ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन है, इस तरह से मूवमेंट कर रही है, इस तरह से मेम्ब्रेन में मूवमेंट कर रही है तो क्या बोलते हैं? लेटरल मूवमेंट। और इस तरफ मेम्ब्रेन के यहाँ से यहाँ चली आई तो बोलते हैं फ्लिप फ्लैप मूवमेंट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? लेटरल मूवमेंट। मेम्ब्रेन में इस तरह की प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट मेम्ब्रेन में ये बताता है कि यहाँ पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड किसका है? लिपिड का, वो कितना डाइल्यूट या कितना कंसंट्रेट है। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन इनटू द लिपिड, याद रखोगे, मेजर इट्स फ्लूइडिटी। वो उसकी क्या मेजर करती है? फ्लूइडिटी को मेजर करती है। Fluid nature of the membrane is also important from the point of view of function like cell growth, formation of intercellular junction, secretion, endocytosis and cell division. आपने पढ़ा एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर किसी चीज का आना। इसके अलावा मेम्ब्रेन का और भी काम है। क्या क्या काम है भैया? ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं दो टाइप के, एक्टिव और पैसिव। चलो फिर से बता दो, किसी सबस्ट्रेट का, सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूव करना, की तरफ मूव करना क्या कहलाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आप याद रखोगे, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि हायर टू लोअर मूवमेंट हो रहा है, किसी तरह की एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहीं पर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होता, वाटर लविंग सब्सटेंस होता, तो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में पाई जाती है लिपिड, वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट ना होने देता, तो मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्या बनाती है? पोर्स बना देती हैं, और उन पोर्स की वजह से
तब ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस मूव करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन ने फैसिलिटी प्रोवाइड करी, इसलिए उसका नाम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है। वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होता है। आपने पढ़ा है चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, दोनों हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है, लेकिन दोनों हैं पैसिव ही। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर एनर्जी यूज होगी, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप जो सेल न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में पाई जाती है, वो एक्टिवली काम करती है। 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल एक्सोप्लाज्म, आपने पढ़ा है। सोडियम पोटेशियम पंप वो एक्टिव होता है, याद रखोगे। और अगर सिर्फ वाटर का मूवमेंट हो अक्रॉस मेम्ब्रेन तो उसे क्या बोलते हो? ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर का मूवमेंट याद रखना, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो आपसे पूछेगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ water loving substances from higher concentration to lower concentration through protein rich facilitated diffusion and both are passive transport। लेकिन movement of water across the membrane, सिर्फ water का movement, it is osmosis, और ये भी passive transport है, ये भी higher concentration to lower concentration होती है। Actually osmosis it is a type of diffusion where only movement of water takes place, जहाँ पर खाली water का movement होगा। और active transport किसका होगा? बोलो, सोडियम पोटेशियम पंप, आपने याद रखना है। चलो सेल वॉल की बात करें भैया। सेल वॉल एक नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल कैसा है? बोलो, नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये सेल वॉल जो कि सेल को शेप प्रोवाइड करता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल के एंट्री को रोकता भी है। और जरा देखते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है। सेल वॉल नॉट गिव shape to cell and protect the cell from mechanical damage and infection। ये कह रहे हैं खाली शेप ही प्रोवाइड नहीं करता, शेप तो प्रोवाइड करता ही करता है, इसके साथ साथ क्या करता है? ये डैमेज होने से बचाता है, इन्फेक्शन होने से सेल को बचाता है। ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। अभी आपको बताया था अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल की एंट्री को भी रोकेगा। चलो, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, ऐसे याद कर लो भैया, ऐसे याद कर लो, CG मामी, ऐसे याद करो, CG मामी। सी से हो गया सेलुलोज, किसका हो गया? बोलो, सेलुलोज। जी से हो गया गैलेक्टन्स, क्या हो गया? बोलो, गैलेक्टन्स। और MA से क्या हो गया? बोलो, मैनन्स, क्या हो गया? बोलो, मैनन्स। और MI से क्या हो गया? बोलो, मिनरल्स, क्या हो गया? मिनरल्स। बोलो, याद रहेगा क्या? कौन कौन बताओ? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। चलो आगे देखते हैं जरा। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल, जबकि इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। अदर प्लांट में किसका बना है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन का बना है। चलो अच्छा, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, जब कोई यंग सेल होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, और प्राइमरी सेल वॉल लिविंग होती है, उसमें ग्रोथ की एबिलिटी पाई जाती है। जबकि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, उसमें ग्रोथ की एबिलिटी नहीं पाई जाती। तो वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, और धीरे धीरे ये खत्म होती है। जैसे देखो यहाँ पर ये बताया था आपको, ऐसे देखो जल्दी भैया, ऐसे यहाँ पर ये बीच में पाया जाता है कौन? मिडिल लैमिला। ये प्राइमरी वॉल है, बोलो कौन सी है? प्राइमरी वॉल है, बोलो सही है ना। इसके अंदर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। तो जब प्राइमरी वॉल के अंदर यहाँ पर बनता है सेकेंडरी वॉल, तो जब सेल यंग होती है तो प्राइमरी वॉल होती है बाहर की तरफ, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती है सेल, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन की तरफ बनती है सेकेंडरी वॉल, और ये प्राइमरी वॉल खत्म होती रहती है। तो जब ये सेकेंडरी वॉल बन के तैयार हो जाती है, प्राइमरी वॉल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। डिमिनिसिस का मतलब क्या? खत्म होना। तो विच ग्रेजुअली डिमिनिसेस एज द सेल मेच्योर, जैसे जैसे सेल मेच्योर हो रही है प्राइमरी वॉल जो है वो खत्म हो रही है। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर, मतलब मेम्ब्रेन साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिडिल लैमिला इज लेयर मेनली कैल्शियम पेक्टेट। तो बोलो मिडिल लैमिला मेनली किसका बना है? कैल्शियम पेक्टेट। वैसे तो मिडिल लैमिला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, लेकिन एनसीईआरटी मेंशन करती है मेनली। तो ये मेनली टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेनली किसकी बनी है बताओ? कैल्शियम पेक्टेट की।
विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जो आसपास की सेल को आपस में जोड़ कर रखता है। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग से प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि आपस में नेबरिंग सेल को जोड़ने का काम करता है। तो याद रखोगे क्या, ये सब आपको रेगुलर क्लास में बताया है। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों से अटैच होता है। चलो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जरा बताओ। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वो सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर आते हैं जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। तो वो कौन कौन से हैं भैया आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, और जरा हम लोग बात करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। याद रखोगे क्या, कौन कौन से, चलो जरा। ईच ऑफ द सेल ऑर्गेनल आर डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेनी ऑफ, आगे देखते हैं, देखो जरा। मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज, तो कौन कौन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे, जिसका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होगा वही आएंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चार याद रखोगे। और आपको ये भी बताया है क्या हमने क्लास में, जितने भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनेल हैं ये सब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉरी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। याद रखो, नॉन नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। जितने भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल है कौन कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट, इनसे इनका कोई फंक्शन लेना देना नहीं है। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलो आगे की बात करते हैं भैया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखो। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। दो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर इन्वेलप से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा है डायरेक्ट, उस पर ऐसे ये छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम, ये राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं, इसकी वजह से ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ हो जाती है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहाँ पर देखो राइबोसोम नहीं पाया जाता, तो ये स्ट्रक्चर स्मूथ नजर आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो याद रहेगा क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम पाया जाएगा वो रफ हो जाएगा, तो इसलिए उसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। जहां पर राइबोसोम नहीं होगा उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वो स्मूथ अपीयर होगा, इसलिए उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। चलो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो ये अंदर का कंपार्टमेंट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। जो इसके अंदर का स्पेस है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल का मतलब क्या, विद इन द ल्यूमेन, इसके अंदर, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब ल्यूमेन के बाहर। ये देखो ये पूरी सेल है और ये न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस से लगा है ये कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंदर ल्यूमेन को क्या बोला, ल्यूमिनल, और इसके बाहर टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म, इस तरफ का मटेरियल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहलाएगा। चलो तो ल्यूमिनल इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, मतलब इसके बाहर ये साइटोप्लाज्म वाला क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब हम लोग बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जरा याद करो। यहाँ पर राइबोसोम पाया गया, और राइबोसोम का काम क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जहाँ पर राइबोसोम पाया गया वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के प्रेजेंट होने की वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। क्या कराएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड का सिंथेसिस कराएगा। किसका सिंथेसिस कराएगा, लिपिड का सिंथेसिस कराएगा। और एनिमल में लिपिड नेचर का हार्मोन, लिपिड नेचर का हार्मोन कौन होता है, स्टेरॉइड हार्मोन, उसका फॉर्मेशन कराएगा। बोलो क्लियर, याद रहेगा क्या, बोलो कोई डाउट यहां तक। चलो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर जरा बताओ, जिसके ऊपर पाया जाएगा वो RER, और जहां नहीं पाया जाएगा वो ACR। कौन नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम। चलो RER फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। किसके काम आएगा, बोलो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आएगा, और सिंथेसिस करके उसका सेक्रेशन भी कराएगा। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। क्वेश्चन पूछता है आपसे, RER और ACR में न्यूक्लियर एनवेलप से डायरेक्ट अटैच कौन होता है, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
चलो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और एनिमल में क्या कराएगा, लिपिड लाइक हार्मोन मतलब स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस कराएगा। तो फिर से सुन लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और ACR, RER पर राइबोसोम पाया जाता है इसलिए उसको RER बोलते हैं क्योंकि वो रफ होता है, ACR पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, वो स्मूथ होता है इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बोलो क्लियर। इन दोनों में से न्यूक्लियर एनवेलप से डायरेक्ट अटैच कौन होगा, RER, डायरेक्ट अटैच कौन होगा, RER। बोलो कोई डाउट। चलो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो RER का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अंदर का मटेरियल उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ। जो RER है प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है और उसका सेक्रेशन कराएगा, जो ACR है वो लिपिड का सिंथेसिस कराता है और एनिमल में स्टेरॉइडल हार्मोन का सिंथेसिस कराता है। चलो गोल्जी ऑपरेटस की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। गोल्जी ऑपरेटस की अगर हम लोग बात करें, चलो गोल्जी ऑपरेटस की बात करें, ध्यान से सुनना भैया। गोल्जी ऑपरेटस, कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। किसने डिस्कवरी की थी बोलो जल्दी, कैमिलो गोल्जी, इसलिए इसका नाम पड़ा है कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी की थी 1898 में, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोल्जी बॉडी। चलो गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम, उन्हीं की बेस पर इसका नाम पड़ा है। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक सिस्टर्नी ऑफ, सिस्टर्नी का साइज क्या होगा 0.5 से 1 माइक्रोमीटर, 1.0 मतलब 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बोलो याद रहेगा। These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in Golgi complex. भैया Golgi apparatus, Golgi complex में ढेर सारी Golgi body, ढेर सारी सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं। जो ये Golgi सिस्टर्नी है ये अरेंज होती है नियर द न्यूक्लियस। आओ जरा हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनो। ये सेल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है Golgi बॉडी। Golgi बॉडी, ध्यान से सुनना। Golgi बॉडी के दो फेस हैं भैया, Golgi बॉडी के दो फेस हैं। कौन कौन से, एक ये वाला फेस है जिसे हम बोलते हैं सिस, और एक ये वाला फेस है जिसे हम बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। ध्यान से सुनो, सिस और ट्रांस, बोलो याद रहेगा क्या। यहाँ पर देखो, नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स या सिस, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉनकेव। क्या नाम होता है, कॉनकेव। सुनो, इसी का और नाम होता है फॉर्मिंग फेस। क्या नाम होता है, फॉर्मिंग फेस। इसका नाम होता है मैच्योरिंग फेस। क्या नाम होता है, मैच्योरिंग फेस। बोलो याद रहेगा क्या। तो ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस की तरफ जो फेस होगा सिस्टर्नी का, उसे क्या बोलोगे, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस। दूसरा वाला कौन है बोलो, ट्रांस फेस या कॉनकेव फेस या मैच्योरिंग फेस। अच्छा आओ जरा देखते हैं, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर RER में प्रोटीन बनेगा, ACR में लिपिड बनेगा। दोनों बनने के बाद आते हैं कहाँ, Golgi बॉडी में, और Golgi बॉडी में इनकी पैकेजिंग होती है, पैकेट बनता है, पैकेट बनता है। ध्यान से सुनो, तो क्या बोलेंगे, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इनटू द Golgi बॉडी। सर पैकेजिंग क्या होगी, यहाँ से जो लिपिड यहाँ पर आया है ना, यहाँ से जो प्रोटीन यहाँ पर आया है ना, इसके ऊपर ग्लाइकोजन की लेयर बनती है बेटा, ग्लाइकोजन की लेयर। तो अगर लिपिड के ऊपर ग्लाइकोजन की लेयर बनी तो बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोजन की लेयर बनी तो बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखो यहाँ से आया था लिपिड और प्रोटीन, और Golgi बॉडी में बन गया ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या हो गया, प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफिकेशन, इसलिए बोलते हैं मटेरियल का मॉडिफिकेशन होता है। इनके ऊपर पैकेट बन गई, ग्लाइकोजन की पैकेट, इसलिए बोला पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल कहाँ होता है, Golgi बॉडी में। तो Golgi बॉडी का काम क्या है, मटेरियल को पैक करना, मॉडिफाई करना। सर मॉडिफाई कैसे हो गया, अरे आया था प्रोटीन बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, आए थे लिपिड बन गए ग्लाइकोलिपिड। तो इंटर कहाँ से करता है, पैकेजिंग होने के लिए सिस फॉर्म से इंटर करता है, बनने के लिए आ रहा है इसलिए बोला फॉर्मिंग फेज, और यहाँ से बन के निकल रहा है इसलिए बोला मैच्योरिंग फेज। बोलो याद रहेगा क्या, ऐसे याद कर लो। चलो तो इसका फॉर्मिंग फेज न्यूक्लियस की तरफ होगा, मैच्योरिंग फेज सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। बोलो कितनी बात याद रहेगा क्या। चलो आगे चलते हैं, सिस फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस, ये आपको पता चल गया। सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ये पूरी तरह से आपस में डिफरेंट है दोनों लेयर, क्योंकि इनका फंक्शन अलग अलग है लेकिन ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। चलो आपको मेन क्लास में बताया मॉल का एग्जाम्पल लेके। द Golgi apparatus प्रिंसिपली, और जरा देखते हैं, Golgi apparatus principally perform the function of packaging of material to be delivered either to the intracellular target or secret outside the cell। भैया पैकेजिंग होने के बाद अगर सेल के अंदर जरूरत है वहीं पर रिलीज करेगा, और बाहर की जरूरत है बाहर ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, भेज देगा। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, किस फॉर्म में बोलो, वेसाइकल के फॉर्म में बन जाते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द Golgi apparatus। अभी बताया था आपको यार, अभी बताया था, याद करो, अभी बताया था।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चलो ये सिस फॉर्म से इंटर करेगा और फेस यहाँ से कहाँ से बोलो, ट्रांस से निकल जाएगा, फॉर्मिंग से आएगा, मैच्योरिंग से निकल जाएगा, ये उसी की बात कर रहे हैं यार। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, सिस फेस ये है, इससे अटैच होगा ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर मूव टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, और यहाँ पर आएगा, इसको मूव कराएगा कहाँ, मैच्योरिंग फेस की तरफ। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी ऑपरेटर रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कह रहे ये बताता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी से अटैच क्यों है, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच क्यों है। A number of protein synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the trans phase। ये कह रहा है कि जितनी भी प्रोटीन बनी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो आती है गोल्जी बॉडी में और उनके ऊपर लेयर बन जाती है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। चलो, गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ हुआ, RER में, लिपिड का सिंथेसिस कहाँ हुआ, ACR में, लेकिन जब आ जाते हैं ये कहाँ, गोल्जी बॉडी में, उनके ऊपर ग्लाइकोजन की लेयर बन जाती है, इसलिए बोला ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। आपसे पूछे प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनती है, गोल्जी बॉडी में। अच्छा, जब जिस समय यार याद रखो, जिस समय पैकेट बन रहा था ना गोल्जी बॉडी में, वहां पर प्रोटीन का भी तो पैकेट बना है। कुछ प्रोटीन बोलो, प्रोटीन किसका काम करते हैं, प्रोटीन एंजाइम का भी काम करते हैं क्या, हाँ प्रोटीन एंजाइम का भी काम करते हैं। ऐसे प्रोटीन जो कैटालिस्ट का काम करने लग जाए उसे हम एंजाइम बोलते हैं। तो उसी पैकेजिंग के दौरान कुछ प्रोटीन का ऐसा पैकेट बना जिसके अंदर के जो प्रोटीन है वो एंजाइम का काम कर रहे हैं और उस पैकेट का नाम है लाइसोसोम। उस पैकेट का नाम क्या है, लाइसोसोम। आओ जरा देखते हैं बेटा, उस प्रोटीन का नाम क्या है, उस प्रोटीन का नाम है लाइसोसोम। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी ऑपरेटस। जिस समय पैकेजिंग हो रही थी उसी समय ये बना है। आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक। कौन से बोलो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। हाइड्रोलेजेस ग्रुप पढ़ा है बायोमोलिक्यूल में, बताया था ना, उसी ग्रुप के हैं, हाइड्रोलेजेस ग्रुप के एंजाइम हैं। जितने भी आपको बताया था, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं सब हाइड्रोलेजेस ग्रुप के हैं, याद रखना। जैसे लाइपेजेज लिपिड का डाइजेशन कराएगा, प्रोटीएजेज प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा, न्यूक्लिएज का डाइजेशन कराएगा। बोलो, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। आपको पीएच बताया था क्या पढ़ाते समय, 5। किस पीएच पर, 5 पीएच। तो 5 तो एसिडिक पीएच है ना, इस पीएच पर काम करता है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, सबका डाइजेशन कराएगा। इसीलिए तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं लाइसोसोम को। और जरा हम वैक्यूल की बात करते हैं बेटा। वैक्यूल को आपको बताया है क्या, वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स भी है यार। वैक्यूल वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स भी है। जितने भी सेल के अंदर बेकार की चीजें हैं जो उसके काम की नहीं है, वो सब वेस्ट मटेरियल जाके वैक्यूल में डिपॉजिट हो जाएगा। और वैक्यूल जो है ये भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो सिंगल मेम्ब्रेन होगा और इसके मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट होगा। क्या होगा बोलो, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसके मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है। प्लांट सेल की अगर हम लोग बात करें, प्लांट सेल में 90% ऑफ द एरिया सेल का वो कौन ऑक्यूपाई करता है, वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, याद रखोगे। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यार ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस है मान लो, ये सेल के अंदर यार प्रेजेंट है, 90% एरिया कवर करेगा। और अगेंस्ट कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ मूवमेंट भी कराएगा। अगेंस्ट कंसंट्रेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इसलिए इसके अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा और साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन कम होती है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, कहाँ पर, वैक्यूल के अंदर मूवमेंट कराता है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इसलिए यहाँ से लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट कराती है, इसके अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ की कंसंट्रेशन कम होती है साइटोप्लाज्म की। चलो, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है बॉस। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रेशन में हेल्प करेगा, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रेशन में हेल्प करेगा। और दूसरे प्रोटिस्ट में जैसे अमीबा वगैरह में फूड वैक्यूल बनाता है, फॉर्म बाय इंगल्फिंग ऑफ द मटेरियल। तो क्या बनेगा, फूड वैक्यूल। याद रखना है फूड वैक्यूल कहाँ होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, और जरा देखते हैं यार, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ध्यान से सुनते जाना। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इधर देखो जरा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है स्ट्रक्चर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है यार।
ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस इसे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग पाई जाती है इसको क्रिस्टा बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा के अंदर का जो मटेरियल उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलो मैट्रिक्स में रेस्पिरेशन की कौन सी प्रोसेस चलती है? क्रेब्स साइकिल चलती है। और इनर मेम्ब्रेन में कौन चलती है? बोलो जल्दी। इनर मेम्ब्रेन में ईटीएस चलती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों मेम्ब्रेन के अपने अपने एंजाइम होते हैं, अपनी अलग अलग यहाँ पर रिएक्शन चल रही होती है। चलो जरा अब हम लोग बात करिए। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है लेकिन इसको बिना स्टेन किए देखा नहीं जा सकता है माइक्रोस्कोप में। बोलो याद रहेगा क्या? बिना स्टोर किए इसको स्टेन किए इसको देखा नहीं जा सकता है। बोलो याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में तो यार एनर्जी रिलीज होती है क्या? हाँ एनर्जी रिलीज होती है, याद रखोगे। एनर्जी सेल क्या करती है? अपने लिए यूटिलाइज करती है। इसका मतलब कि अगर किसी सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर एनर्जी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। और जिस सेल की एक्टिविटी कम होगी वहाँ पर एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। इसका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पर। हाँ सही है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। चलो जरा माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इसका माइटोकॉन्ड्रियन है। कह रहे अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक इसको कलर नहीं करोगे तब तक ये दिखाई नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज कंसीडर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। टिपिकली इज अ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल। याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल होता है। हैविंग डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर। तो याद रखोगे लेंथ में, याद रखो सिलेंड्रिकल होता है। डायमीटर कितना है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी है? 1 to 4 माइक्रोमीटर। बोलो याद रहेगा। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और जरा जल्द देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। दो तो हो ही जाएंगे ना, दो लेयर है तो। चलो द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। बोलो क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ध्यान से सुनना। कह रहा है आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। हाँ तो आउटर मेम्ब्रेन जो है बाउंड्री बना रहा है ना ऑर्गेनेल की। कब इसके बाहर तुम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, यहीं पर तुम्हारी बाउंड्री हो गई खत्म। इनर मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग पाई जाती है। इनफोल्डिंग का नाम क्रिस्टा होता है। प्लूरल है क्रिस्टी, सिंगुलर होता है क्रिस्टा। कहाँ पर होता है? ये मैट्रिक्स की तरफ होता है। द क्रिस्टा क्या करता है? बोलो क्रिस्टा। अरे पूरे बायोलॉजी में बताया यार, जहाँ जहाँ एक्सटेंशन हो, आउट ग्रोथ हो या इनफोल्डिंग हो, सब सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। इन दोनों मेम्ब्रेन के अपने स्पेसिफिक अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दो प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी आपको पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट वो भी बनाता है एनर्जी, लेकिन वो खुद अपने लिए यूज करता है और ये सबको देता है। तो सबको देने वाला वही पावर होता है, याद रखो। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। मैट्रिक्स ऑल्सो पजेज सिंगल सर्कुलर डीएनए। अभी आपको बताया था राइबोसोम, याद करो कि बिसाइड साइटोप्लाज्म राइबोसोम ऑल्सो अकर विद इन 2 सेल ऑर्गेनेल एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो विद इन अंदर कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कुछ आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाया जाता है यार। लेकिन राइबोसोम कैसा होगा? 70S। याद रखना यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होगा वो 80S होता है, लेकिन यूकैरियोट के जो सेल ऑर्गेनेल के अंदर राइबोसोम होगा वो 70S होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये 70S होता है। बोलो याद रहेगा क्या? और क्या काम करेगा? बोलो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिशन से। कैसे डिवाइड करता है? फिशन से। बोलो याद रहेगा क्या? अगला सेल ऑर्गेनेल कौन है? प्लास्टिड। चलो अगला सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? प्लास्टिड। बोलो याद रहेगा क्या? प्लास्टिड कहाँ कहाँ पाया जाएगा? देखो प्लांट में पाया जाएगा और यूग्लिनोइड्स में पाया जाएगा जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। कहाँ कहाँ बोलो? प्लांट में पाया जाएगा और यूग्लिनोइड में पाया जाएगा।
दीज आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। इनको बिना स्टेन के भी कह रहे हैं, ये देखे जा सकते हैं क्योंकि ये लार्ज होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इसलिए ये कलर स्टोर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये पिगमेंट स्टोर करते हैं। अगर हम पिगमेंट के बेसिस पर बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, ध्यान सुनना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, बेस्ड ऑन द पिगमेंट। प्लास्टिड कितने टाइप का, 3 टाइप का। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट स्टोर करता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बोलो, लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, वो ये पिगमेंट पाए जाते हैं। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, याद रखोगे, कैरोटीन, जैंथोफिल्स एंड अदर पिगमेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, क्रोमेटोफोर में। तो चलो क्रोमोप्लास्ट में, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जो भैया ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है यार। जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, लेकिन ये फूड स्टोर करता है और फूड स्टोर करने के बेसिस पर ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा 3 टाइप होता है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलाइयोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट यार ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है जैसे कि स्टार्च, कहाँ पाया जाता है, पोटैटो में। इलाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट एंड एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन। तो कौन क्या स्टोर करता है ये आपको याद होना चाहिए, बोलो याद रहेगा, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। चलो इनकी कहानी होती है खत्म। अब करें अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें यार, क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये लीफ की मेसोफिल सेल में पाई जाती है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्ब करने वाले जो पिगमेंट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, बोलो, मेसोफिल सेल में ही तो प्रेजेंट है। चलो अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ, कहाँ पर पाए जाते हैं, लीफ के मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। ये इनका शेप अलग अलग होता है, लेंथ शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं, बोलो याद रहेगा। इनके अगर लेंथ की बात करें 5 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं, विड्थ की बात करें 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। इनका नंबर वेरी करता है सेल टू सेल, जैसे कि कह रहे हैं कि इनका नंबर क्लेमाइडोमोनास में 1 पाया जाता है, 1 पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास 1 पाया जाता है। कह रहे और दूसरे मेसोफिल सेल में 20 से 40 हो सकते हैं, लीफ के मेसोफिल सेल में 20 से 40 तक हो सकते हैं इनका नंबर। कह रहे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल, याद रखना जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है दोनों मेम्ब्रेन में से वो लेस परमिएबल होती है। द स्पेस लिमिटिंग द, इधर देखो जरा, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो अंदर का मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, बोलो। अच्छा ये स्ट्रोमा होता है, क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। आओ जरा देखते हैं, ये स्ट्रोमा होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसे थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाइलाकॉइड का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। और ऐसे ढेर सारे ग्रैनम जो हैं, ऐसे ढेर सारे ग्रैनम हैं, 2 ग्रैनम को जोड़ने वाला इसे हम स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली बोलते हैं। तो चलो ये है थाइलाकॉइड और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड क्या बोला, ग्रैनम, याद रखोगे। थाइलाकॉइड के अंदर की जो ये कैविटी इसे ल्यूमेन बोलते हैं, और ये जो बाहरी जो मटेरियल इसे हम क्या बोल रहे हैं, बोलो जगह, इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसी स्ट्रोमा में यहाँ पर स्टार्च के ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, बोलो याद रहेगा, स्टार्च के ग्रैन्यूल। यहाँ पर डीएनए पाए जाते हैं, यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाया जाता है। द स्पेस लिमिटेड बाई द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये मटेरियल स्ट्रोमा कहलाता है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलाक्वाइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ये थाइलाक्वाइड स्ट्रोमा में पाया जाता है। थाइलाक्वाइड आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड द ग्रैनम। तो ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइड को क्या बोलते हो, ग्रैनम बोलते हो। सिंगुलर ग्रैनम होता है, प्लूरल ग्रैना होता है। एक की बात करें ग्रैनम, ढेर सारे हैं तो ग्रैना होता है। चलो जरा, और द intergranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tubule called the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana. ये अलग अलग ग्रैनम को जोड़ने वाला स्ट्रोमा लैमेली पाया जाता है। चलो जरा, the membrane of the thylakoid enclose a space called a lumen. तो ये अंदर वाला मटेरियल ये क्या कहलाता है, थाइलाकॉइड का ल्यूमेन कहलाता है। और चलो जरा आगे देखते हैं,
The stroma of the chloroplast contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. It also contains small double-stranded DNA molecule and ribosome. इसका अपना DNA भी होता है, इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, और जो ऑर्गेनेलर राइबोसोम होते हैं, जो ऑर्गेनेल के अंदर पाए जाते हैं यूकेरियोट में, वो 70S होते हैं, तो ये 70S होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ाया है, याद रखना, इसी के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल। राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S होता है, जबकि साइटोप्लाज्म का जो होता है वो 80S होता है। ये बात किसकी हो गई? क्लोरोप्लास्ट की। आओ जरा हम राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम बताओ प्रोकैरियोट में कैसा था, ध्यान से सुनो। प्रोकैरियोट में 80S होता है, लेकिन 70S होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 80S होता है। तो राइबोसोम की दो यूनिट होती है, लार्जर और स्मॉलर। लार्जर यूनिट अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें 50S, चलो इधर देख लो, ये 80S और ये 70S। 70S की यूनिट लार्जर यूनिट 50 है, स्मॉलर यूनिट 30 है, और इसकी जो लार्जर यूनिट है 60 है, और जो स्मॉलर यूनिट है वो कौन है बताओ? 40 है। और सबके सामने क्या लगा होता है? S, 50S, 30S, 60S, 40S। ये जो S है, S क्या बताता है? S स्टैंड फॉर स्वेदबर्ग यूनिट। जैसे किसी की यूनिट होती है ना, लेंथ की यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट, सबकी अलग अलग यूनिट होती है, वैसे ही ये जो है S क्या बता रहा है? यूनिट है ये। क्या नाम है इसका? स्वेदबर्ग यूनिट। और ये किस लिए होता है? ये कह रहे हैं स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज। तो ये स्वेदबर्ग यूनिट किसको मेजर करने का है? डेंसिटी और साइज को मेजर करने का है। और इसका काम क्या होता है भैया? राइबोसोम का इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। डिस्कवर किसने किया था? जॉर्ज पैलेडे ने किया था। राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय द जॉर्ज पैलेडे इन 1953, इसलिए इसको पैलेडे बॉडी भी बोलते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, भैया RNA पाया जाता है, एंड प्रोटीन, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। पहले पढ़ चुके हो, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। और ये बता दिया कि ये क्या होता है। चलो, S का मतलब क्या है? S स्वेदबर्ग यूनिट स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, डिटेल में आपको बताया है मेन क्लास में। इट इज इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। यार कितनी बार लिखोगे ये? बोलो समझ गए क्या? आपको याद रखना S स्टैंड्स फॉर, S का मतलब क्या? स्वेदबर्ग यूनिट। किस लिए होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए। और किसको मेजर करता है? इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। चलो, साइटोस्केलेटन याद करो यार। जैसे तुम्हारा स्केलेटन है, हमारा स्केलेटन क्या करता है? बोलो, हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बोलो, करता है कि मोटेलिटी में हेल्प करता है। जैसे हमारा स्केलेटन है यार, वैसे ही सेल का स्केलेटन है, क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। आओ जरा देखते हैं साइटोस्केलेटन। कह रहा है कि अनइलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as, कौन कौन से फंक्शन? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मोटेलिटी प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल। तो बोला तो जैसे अपना स्केलेटन हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मोटेलिटी में हेल्प कर रहा है, वो सारे काम सेल का स्केलेटन साइटोस्केलेटन करेगा। चलो आगे की बात करते हैं यार, सीलिया और फ्लैजिला। चलो जरा बताओ, सीलिया और फ्लैजिला आपको बताया है। सीलिया, जल्दी जल्दी बताओ। सीलिया के नंबर ज़्यादा होते हैं, साइज छोटा होता है। फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है, नंबर छोटे होते हैं। सीलिया जो है वो एक्ट एज ओर्स, पढ़ा है ना? ओर्स का मतलब बताया था आपको, क्या? पतवार जिससे नाविक जो है नाव को खेता है ना, पानी जिससे पीछे करता है, उसे क्या बोलते हैं? ओर्स। तो कह रहा है उसी के जैसा काम करता है ये सीलिया। या तो सराउंडिंग फ्लूइड को पीछे कर रहा है, या तो अपनी बॉडी को कहो कि मूव करा रहा है, आगे ले जा रहा है। तो सीलिया के नंबर होते हैं ज़्यादा, और बोलो साइज होता है छोटा। फ्लैजिला का नंबर होता है कम, लेकिन उसके साइज होते हैं बड़े। सीलिया का काम क्या है? लोकोमोशन में भी है, सेंस में भी है, फूड कैप्चरिंग में भी है, लेकिन फ्लैजिला का काम खाली लोकोमोशन में है, मूवमेंट में हेल्प करता है। बोलो याद है क्या? आप पढ़े हो ना? अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, आओ जरा देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही ये क्या है? बोलो, मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन ही तो हैं। मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है, तो मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है, तो इनके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो याद रखना, पूरे सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। समझ गए ना? और इसके अंदर
प्रोटीन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। तो दो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के फॉर्म में ऐसे पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। ये दो माइक्रोट्यूब्यूल हैं प्रोटीन के बने हुए, इसे हम क्या बोलते हैं? डबलेट। और इनका टोटल नंबर कितना होता है यार? 9 होता है। बोलो सही है। और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, लेकिन वो सिंगल होते हैं। बोलो पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल या बोलो 2 सिंगलेट। तो ये जो पाए जाते हैं ना सेंट्रल वाले माइक्रोट्यूब्यूल, ये 2 सिंगलेट हैं। बोलो याद रखोगे क्या? 2 अलग अलग हैं, ये एक साथ नहीं है। चलो अच्छा, अगर हम इस सिंगलेट की बात करें तो इनके ऊपर ये एक सेंट्रल शीथ पाई जाती है जो कि इनको कवर करती है, और इन दोनों को जोड़ने वाला यहाँ पर ब्रिज पाया जाता है। क्या बोलते हैं? बोलो, इन दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज पाया जाता है। और ये जो डबलेट है, 2 डबलेट, इन 2 डबलेट को जोड़ने वाला इंटर डबलेट ब्रिज पाया जाता है। कौन पाया जाता है? इंटर डबलेट ब्रिज पाया जाता है। और आपको ये जो दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल से निकला हुआ, इसे डाइनिन आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइनिन आर्म्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो एक्टिवली होता है, एटीपी अटैच होती है इसी डाइनिन आर्म से। चलो जरा, अब ये जो डबलेट है ना, डबलेट आके सेंट्रल शीथ से जुड़ते हैं। तो कितने डबलेट हैं? बोलो 9। तो ये जिससे जुड़ते हैं उसका नाम होता है रेडियल स्पोक। तो आपसे पूछता है रेडियल स्पोक के नंबर कितने हैं? तो ऐसे याद रखो, कभी कोई चीज रट्टा नहीं मारना। रेडियल स्पोक का काम क्या है? डबलेट को सेंट्रल शीथ से जोड़ना। तो डबलेट कितने हैं? 9। तो रेडियल स्पोक कितना होगा? 9। याद रखो क्या? तो 9 डबलेट हैं, 2 सिंगलेट है। इसलिए सीलिया और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। तो 9 कौन है? बोलो, पेरीफेरल डबलेट। बोलो सही है क्या? पेरीफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। और 2 क्या है? बोलो, सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। इसलिए इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। और कह रहे हैं जो इसका सेंट्रल पार्ट है, जो इसका पूरा कोर है, उसे एक्सोनीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। तो पार्ट कितने कितने देखो जरा। सबसे आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके नीचे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 2 पाए जाते हैं, डबलेट के फॉर्म में होते हैं। और 2 डबलेट को जोड़ने वाला इंटर डबलेट ब्रिज पाया जाता है। सेंटर में 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, उनको जोड़ने वाला ब्रिज होता है। और दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को कवर करने वाला सेंट्रल शीथ पाई जाती है। और जो डबलेट है इनको जोड़ने वाला सेंट्रल शीथ से जोड़ने वाला रेडियल स्पोक पाया जाता है। रेडियल स्पोक का नंबर होता है 9। चलो जरा इतनी सी कहानी याद रखोगे सीलिया और फ्लैजिला की। सीलिया सिंगुलर क्या बोलते हैं? सीलियम। बोलो सही है। फ्लैजिला सिंगुलर क्या है? फ्लैजिलम। हेयर लाइक आउट ग्रोथ है। जितने भी आउट ग्रोथ होते हैं सब सेल मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ होते हैं। बोलो याद रहेगा क्या? सीलिया स्मॉल होता है, ये आपको बता दिया यार, सीलिया स्मॉलर होता है और नंबर में इनके ज़्यादा होते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना, सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, सारे सीलिया एक साथ मूव करते हैं। और जो फ्लैजिला का मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, मतलब एक फ्लैजिला अकेला भी मूव कर सकता है। तो देखो सीलिया विच वर्क लाइक ओर का मतलब क्या होता है? पतवार। आपको बताया है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। या कहो या तो ये अपनी, जैसे आप स्विमिंग करते हो ना, ऐसे पानी को पीछे करते हो, तो या कहो कि हम पानी को अपने सराउंडिंग फ्लूइड को पीछे कर रहे हैं, अपनी बॉडी को आगे ले जा रहे हैं यार, वही तो काम है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड अभी आपको बता दिया फ्लैजिला बड़ा होता है, समझ गए। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला, लेकिन यार उनका फ्लैजिला कुछ अलग होता है, वो आपको याद नहीं रखना है। दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से अलग होते हैं यार। उनकी बॉडी में बहुत सारे फ्लैजिला, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे ग्रुप में होते हैं, कभी ऐसे दोनों तरफ ग्रुप में होते हैं यार, कभी ऐसे पूरी बॉडी पर होते हैं। आपको पढ़ना नहीं, उनका सबका अलग अलग नाम होता है, वो हम आपको बताएंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं भी आपको पढ़ने की, समझ गए क्या। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बता तो दिया। देयर कोर जो इसका मेन पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। कोर जो है इसे क्या बोलते हैं? एक्सोनीम। फर्स्ट नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 डबलेट होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं, पेरीफेरल होते हैं। बोलो सही है क्या। और अब पेयर, अभी हमने बोला था चाहे इनको 2 सिंगलेट बोलो चाहे अब पेयर बोलो, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। Such an arrangement of exonymal microtubule refer to as 9+2 arrangement। तो 9 क्या है बोलो? पेरीफेरल डबलेट। 2 क्या है? सेंट्रल सिंगलेट। सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड ऑल्सो, ये सारी कहानी आपको बता चुके हैं। रेडियल स्पोक के नंबर कितने होंगे बोलो? 9 रेडियल स्पोक होंगे। क्या काम करेगा बता दिया। पेरीफेरल डबलेट आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। इंटर डबलेट ब्रिज जो है उन्हीं को लिंकर्स भी बोलते हैं। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। जहाँ से निकलते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बेसल बॉडी बोलते हैं। और जब हम सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की बात करते हैं तो ऐसे याद रखना भैया, एक
सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कभी कभी ऐसे लोग बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, याद रखना एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो बोलो इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये क्या है बताओ, सेंट्रियोल। ये क्या है, सेंट्रियोल। ये क्या है बोलो, सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रियोल। और इन दोनों को मिला क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। तो एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लाइक अ कार्ट व्हील, वही हम लोगों को देखना है। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। कितने स्ट्रक्चर होंगे, 2 सेंट्रियोल इन 1 सेंट्रोसोम। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, बोथ द सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ कार्ट व्हील। कह रहा है इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है बोलो, कार्ट व्हील के जैसा है। मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कह रहे हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए पेरीफेरल इसमें भी पाए जाते हैं, ट्रिपलेट होते हैं यहाँ पर। ईच ऑफ द पेरीफेरल फिब्रिल इज आर ट्रिपलेट। आओ जरा दिखाते हैं यार तुम्हें, बहुत शॉर्ट में, बहुत डिटेल में हमको जाना नहीं है। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे सेंटर में पाया जाता है, ऐसे जरा ध्यान से सुनना, ऐसे देखो इस तरह से, ऐसे ध्यान से सुनना भाई, इस तरह से पाए जाएंगे। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे। देखो इस तरह से होते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से ये देखना ना, इस तरह से ये अटैच होते हैं, इस तरह से ये अटैच होते हैं, समझ गए क्या, इस तरह से ये अटैच होते हैं, इस तरह से ये अटैच होते हैं, समझ गए, इस तरह से ऐसे। चलो ऐसे अटैच, 9 जान लेना कि 9 है, अभी हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ना, ये पेरीफेरी पर, ये कितने बताओ, इनको बोलते हैं ABC, समझ गए ना। एक का ए दूसरे के सी वाले से अटैच होता है, ये डिटेल में आपको क्लास में बताया है। तो बताओ ये ट्रिपलेट है, किसके बने, ट्यूबुलिन प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में, 3 हैं। तो कितने हैं ये बताओ, ये 9 ट्रिपलेट, कितने हैं, 9। सेंटर में जो सेंट्रल पोर्शन है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर इसे हब बोलते हैं, प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर है, हब बोलते हैं, हब। तो यहाँ पेरीफेरी पर 9 है, लेकिन सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। और जो 9 है ये पेरीफेरल ट्रिपलेट है, और यहाँ पर भी इनको जो इससे जोड़ने वाला वो रेडियल स्पोक होता है, यहाँ पर भी रेडियल स्पोक का नंबर 9 होता है। चलो यहाँ पर एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड, ये जो एडजेसेंट ट्रिपलेट है आपस में जुड़े होते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेसियस, प्रोटीनेसियस होता है लेकिन उसको बोल क्या रहे हैं, हब बोल रहे हैं, विच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल ऑफ द पेरीफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक। तो यहाँ पर भी रेडियल स्पोक कितने होंगे, 9 होंगे। द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। चलो आगे की बात करते हैं भैया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करते हैं, आओ जरा हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस कह रहा है कि यार न्यूक्लियस जो है ना ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है बोलो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, जिसका साइज होता है 10 से 50 nm। कितना होता है, 10 to 50 nm। लेकिन याद रखना, और ये कोई ना कोई ये पूरी सेल है ना, ये सेल है, सेल के अंदर कौन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा यार, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, अंदर का मटेरियल जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच बैरियर का काम कौन कर रहा है, ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस कर रहा है, ये बैरियर का काम कर रहा है। लेकिन इनके बीच मटेरियल एक्सचेंज भी होता है। मटेरियल एक्सचेंज कहाँ होता है, जहाँ पर यार ये इसकी 2 सेल मेम्ब्रेन आके ऐसे आपस में जुड़ती हैं ना, जुड़ती हैं, यहाँ पर एक पोर बनता है, ऐसे ये पोर बनता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियर पोर, इन्होंने यहाँ पर लिखा था ना, ये लिख रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। तो बोलो पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच बैरियर का काम कर रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियर पोर है ये यहाँ से यहाँ एक्सचेंज कराता है आरएनए और प्रोटीन का, मतलब मटेरियल का, न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियोप्लाज्म में ये एक्सचेंज कराता है। बोलो याद रहेगा क्या, तो अंदर का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो जब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म।
क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो इसका मटेरियल इससे मिला जुला होता है। इसका काम होता है न्यूक्लियोलस का प्रोटीन का आरआरएनए सिंथेसिस कराता है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। इतनी बातें याद रखोगे न्यूक्लियस के अंदर। पहले हम पार्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस 10 to 50 nm का होता है। ये बैरियर का काम करता है न्यूक्लियर प्लाज्मा और साइटोप्लाज्म के बीच। यहाँ पर न्यूक्लियर प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के बीच जो एक्सचेंज का बनाने का काम करेगा वो न्यूक्लियर पोर का काम होता है। जहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन आके मिलती है वहाँ पर न्यूक्लियर पोर बनता है। और न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और इसका मटेरियल न्यूक्लियर प्लाज्म से एक्सचेंज होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। समझ गए ना? हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब यार न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोमल मटेरियल हैं जब इधर उधर फैले होते हैं, जब ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम नहीं बनाए होते हैं, उस समय इनको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन टर्म किसने दिया था यार? फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, आपको पहले ही बता दिया है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की किसकी? 1831 में। किसकी? न्यूक्लियस की। कह रहा है कि लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई वॉज गिवन द नेम। याद रखना किससे कलर करते हैं? बेसिक डाई से, और इसका नाम पड़ा क्रोमैटिन। किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने नाम दिया। कह रहा है इंटरफेज का न्यूक्लियस सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ोगे, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज जब सेल का डिवीजन नहीं हो रहा होता है। न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, इंटरफेज में डिवाइड नहीं करता, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन कॉल्ड क्रोमैटिन। मतलब जो क्रोमोसोमल मटेरियल उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोली। ढेर सारे उसमें न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। यही न्यूक्लियोलस है। कह रहे भैया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट न्यूक्लियर इनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच क्या है? कौन सा स्पेस? न्यूक्लियर स्पेस। कितने का होता है बोलो? 10 to 50 nm का होता है। बैरियर का काम करता है बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने अभी पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच होता है? RER, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से। तो याद रखोगे न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन है RER से कॉन्टिन्यू होता है, कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम। तभी तो वो RER था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। इसकी दोनों मेम्ब्रेन जहां पर आके फ्यूज होती है वहीं पर बनता है कौन? न्यूक्लियर पोर। चलो आगे की बात करते हैं। These nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein molecule takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. न्यूक्लियर पोर दोनों तरफ मटेरियल का एक्सचेंज कराता है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। भैया जनरली तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस नहीं भी होता और कभी कभी न्यूक्लियस कई होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, जहाँ पर ढेर सारी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है सीएफटी एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम, आपने पढ़ा मैमेलियन RBC, जहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। चलो वैसे तो एक ही पाया जाता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोली आर फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। कई ऐसे सेल होते हैं जहाँ पर कई पाए जाते हैं। सम मेच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, कुछ में न्यूक्लियस होता भी नहीं है, जैसे एरेथ्रोसाइट ऑफ मेमेलियन, मेनी मैमल्स, सीफ्ट एलिमेंट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट मतलब फ्लोएम। चलो द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। कहाँ पर होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म ही तो सारे मटेरियल है। ये जो है न्यूक्लियस, ये अंदर का मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी के अंदर तो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियोली मतलब न्यूक्लियोलस आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। क्योंकि इसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन बाउंड है नहीं, जिसका और इसका मटेरियल कॉन्टिन्यूअस होता है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव RNA synthesis, ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nucleoli are present in cell actively carrying out protein synthesis. किसका काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। अच्छा, इसी के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। आओ जरा हम इसकी बात करते हैं क्रोमोसोम की। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। अरे यार बताया, जब
जब क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस नहीं हुए होते हैं, क्रोमेटिड नहीं बना होता, क्रोमोसोम नहीं बना होता, उस समय जो क्रोमोसोमल मटेरियल है इंटरफेज में जो अलग अलग स्टेजेस में बन रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। बाद में क्रोमेटिन जो है ये आपस में कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड बनाते हैं, और क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं जिससे कि क्रोमोसोम बनता है। ये बात आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में पढ़ाया है। प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, तो क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए सम बेसिक प्रोटीन, कौन सी बेसिक प्रोटीन है, हिस्टोन। बोलो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में सारी चीजें बताई हैं। कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं, ऑल्सो आरएनए। तो कौन कौन होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन में हिस्टोन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। यही सब तो मिलकर पैकेज करती हैं जो कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। इसी को तो पढ़ाया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में, यहाँ पर जरूरत नहीं है। पूरे 46 क्रोमोसोम में फैला होता है या 23 पेयर में। कह रहा है यू विल स्टडी, इससे आप 12th में पढ़ोगे, तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में पढ़ाया है। चलो हम अगर क्रोमोसोम की बात करें, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल की बात कर रहे हैं। एवरी क्रोमोसोम क्या क्या चीज़ इसमें पाई जाएंगी, देखो, हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। सेंट्रोमियर होल्ड, आओ जरा देखते हैं यार क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है। किसकी बात कर रहे हैं, देखो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये एक सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर क्या करता है, क्रोमेटिड को होल्ड करके रखता है। तो बोलो एक सेंट्रोमियर से कितने क्रोमेटिड अटैच हैं, 2 क्रोमेटिड अटैच हैं। कितने क्रोमेटिड हैं, बोलो 2 क्रोमेटिड है। कह रहा है इसी सेंट्रोमियर के बाहर ये प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जहां पर स्पिंडल फाइबर आके अटैच होती है, जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो काइनेटोकोर बोलते हैं। तो ये सेंट्रोमियर है, ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर है। और बताया है काइनेटोकोर कैसा होता है, प्रोटीनेसियस होता है। बोलो कैसा होता है, प्रोटीनेसियस होता है। समझ आया क्या, और ये है क्रोमेटिड, बोलो याद रहेगा। अच्छा ये भी तो पढ़ लो, यहीं पर सेल डिवीजन में आएगा कि एक ही सेंट्रोमियर से लगे दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलते हो, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हो, सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर इसके और इसके हम लोग बात करें, एक क्रोमेटिड इसका और एक क्रोमेटिड इसका, तो क्या बोलोगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सेल डिवीजन में पढ़ोगे क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच। चलो फिर वहीं पर पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग क्रोमोसोम की बात करें। एक क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंट्रोमियर, जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्यों सर, सेकेंडरी भी होता है क्या, हाँ होता है, अभी बताएंगे। एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर, 2 काइनेटोकोर और 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है वो 4 टाइप का है। अगर सेंट्रोमियर बीच में है और इसकी दोनों आर्म्स इक्वल हैं तो बोलेंगे मेटासेंट्रिक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम एंड बोथ आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगी तो मेटासेंट्रिक। इफ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, बीच से थोड़ा सा हट जाए, चाहे इधर चाहे इधर, तो एक आर्म इसकी छोटी और एक आर्म हो जाएगी बड़ी, तो शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म। तो क्या बोलोगे, इफ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल देन 1 शॉर्ट आर्म एंड 1 लॉन्ग आर्म, इट इज सब मेटासेंट्रिक। ये सब मेटासेंट्रिक है। लेकिन अगर सेंट्रोमियर क्लोज टू 1 इंड हो जाए, सेंट्रोमियर क्लोज टू 1 इंड, एक इंड की तरफ है, 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म, यह है एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर टर्मिनल हो जाए, सेंट्रोमियर टर्मिनल हो जाए तो टीलोसेंट्रिक। तो बोलो मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बीच में होगा, दोनों आर्म्स क्रोमेटिड की बराबर होंगी। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एक एंड की तरफ जाएगा, एक एंड की तरफ जाएगा जिसमें एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म होगी। एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर क्लोज टू 1 इंड होगा जिसमें 1 वेरी शॉर्ट और 1 वेरी लॉन्ग आर्म होंगे। और टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर टर्मिनल होगा। चलो कुछ कुछ क्रोमोसोम पर, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन था, कुछ कुछ क्रोमोसोम पर एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है
और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से एक नॉन स्टेनिंग पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। एक्चुअली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये है और ये स्ट्रक्चर जो है वो सैटेलाइट है। तो कुछ क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जैसे आपको पढ़ाया था 13, 14, 15, 20 एंड 22, कभी कभी 21 रहता है। तो चलो जरा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सेंट्रोमियर जो है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये कलर्ड होता है। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये नॉन कलर्ड होता है, नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है। बोलो याद रहेगा। देखो, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट द कांस्टेंट लोकेशन। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। लास्ट में पॉइंट आता है माइक्रोपोड बॉडीज, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, एंजाइम स्टोर करता है। मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।